अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये टॉपिक यहाँ पे तो नहीं है, आप फिर ऐसा कीजिएगा कि अपनी टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा, मैं वैसे आपको समझा देती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि फ़ोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेटिव पाथ को यूज़ करते हैं, इसको हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो कहते हैं। इस पाथ में सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फ़ोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता। ये प्रोसेस प्लांट के अंदर कब होगा? जब क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का लेवल केल्विन साइकिल के लिए कम हो जाएगा तो साइकिल स्लो डाउन होगा। इस प्रोसेस में NADPH क्लोरोप्लास्ट में अकमलेट हो जाएगा। NADPH का हायर लेवल स्टिमुलेट करता है टेम्पोररी शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और इस तरह से ATP की जो सप्लाई है ये डिमांड के मुताबिक मिल जाती है सेल को। साइक्लिक फ़्लो शॉर्ट सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेराडॉक्सिन को जाएंगे, फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र होंगे और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से P700 को मुंतकिल हो जाएंगे। P700 ये फ़ोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल A होता है जो कि इसके रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है और ये 700 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ATP कैसे जनरेट होगी? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे तो केमी ऑस्मोसिस के ज़रिए ATP जनरेट होगी। इस प्रोसेस के दौरान NADPH प्रोडक्शन नहीं होगी और कोई ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। जब फ़ोटो सिस्टम 1 और फ़ोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व हों तो ऑक्सीजन की, ATP की और NADPH की प्रोडक्शन होती है। जब सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व हो तो उसमें सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होती है। साइक्लिक फ़्लो ATP को प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि फ़ोटो सिस्टम 1 पे जब लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। ये फ़ोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी एक्सेप्टर को ट्रांसफ़र होते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर से फेराडॉक्सिन को जाएंगे, फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन को और प्लास्टोसाइनिन से P700 को। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं फिगर में कि ये ATP प्रोड्यूस हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुज़र रहे हैं तो केमी ऑस्मोसिस के ज़रिए ATP प्रोडक्शन होगी। इसमें यह आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, फ़ोटो सिस्टम 2 इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जब फ़ोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है और ये लास्ट पे NADPH की प्रोडक्शन होती है। तो जब सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो की वजह से इसमें सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केमी ऑस्मोसिस का। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP सिंथेसिस के मैकेनिज़्म को केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में मेम्ब्रेन्स इस्तेमाल होती हैं और जो मेम्ब्रेन्स हैं ये रेडॉक्स रिएक्शंस के ज़रिए ATP को प्रोड्यूस करती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है? प्रोटॉन्स को पंप करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड और प्रोटॉन्स मूव करते हैं थैलाकॉइड स्पेस में। प्रोटॉन्स को मूव करने के लिए जो एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रॉन से आती है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुज़र रहे होते हैं तो ये जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी है ये प्रोटॉन को पंप करने के लिए दे देते हैं। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है या तब्दील हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में और स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ग्रेडियंट। हाइड्रोजन ग्रेडियंट मीन हाइड्रोजन के डिफरेंस के तौर पे कि थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस में हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन आइंस जो हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के बाहर हाइड्रोजन आइंस की मिकदार कम होती है। तो इस तरह से एक डिफरेंस, एक ग्रेडियंट
जनरेट हो जाता है और ये डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से आई होती है ड्यूरिंग द मूवमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एनर्जी हाइड्रोजन आइंस को अक्रॉस द थीलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स पंप करने में हेल्प करती है और इस तरह से हाइड्रोजन आइंस, जिनको हम प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, ये थीलाक्वाइड स्पेस के अंदर स्टोर हो जाते हैं और ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हाइड्रोजन ग्रेडियंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब हाइड्रोजन आयन जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू डिफ्यूजन, तो ये स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस में से गुज़रते हैं। उन कॉम्प्लेक्सेस को एटीपी सिंथेज कहते हैं, जो कि थीलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो हाइड्रोजन आइंस की डिफ्यूजन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है, जो कि हाइड्रोजन आइंस की ग्रेडियंट की फॉर्म में स्टोर हुई होती है, ये एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करती है। जैसा कि ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये फ़ोटो सिस्टम 1 है, ये फ़ोटो सिस्टम 2 है। अब हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा में से थीलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके थीलाक्वाइड इंटीरियर स्पेस में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये प्लास्टोक्वाइनॉन में से गुजरेंगे, फिर उसके बाद साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसाइनिन से और फिर फ़ोटो सिस्टम 2 तक मुंतकिल हो जाते हैं। और इस दौरान जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये स्टोर हो जाती है हाइड्रोजन ग्रेडियंट की फॉर्म में या हाइड्रोजन आयन की ग्रेडियंट की फॉर्म में, और ये एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करेगी जब हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे। इस साइड पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे और स्ट्रोमा वाली साइड पे हाइड्रोजन आयन्स की क्वांटिटी कम होगी। तो हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज़ करेंगे और वो एटीपी सिंथेज में से गुजरेंगे। अब एटीपी सिंथेज में से जब वो गुजरेंगे तो जो उनके अंदर एनर्जी मौजूद थी, जो इलेक्ट्रॉन से उन्होंने ली थी पंपिंग के लिए, और वो फिर ट्रांसफॉर्म हो गई थी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उनकी स्टोरेज के लिए, तो वो एनर्जी यूज़ होगी यहाँ पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करने के लिए, और इस तरह से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये NADP पॉजिटिव के साथ मिलके NADPH सिंथेसाइज करेंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन्स यूज़ होती हैं, चाहे वो साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोराइलेशन हो या नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोराइलेशन हो। उसमें मेम्ब्रेन्स के ज़रिए ATP प्रोडक्शन जो होती है, इसको हम केमियोस्मोसिस कहेंगे। ठीक है।